हम लोग आज बात करेंगे इतिहास की, और प्राचीन इतिहास का संपूर्ण जो है वीडियो उसका बनाने का प्रयास करेंगे। आप ये सब जानते हैं इतिहास की महत्ता हर एक कंपटीशन एग्जाम में होती है, तो कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि इतिहास इतना बृहत है कि उसको बहुत कम में समेटना अपने आप में एक बड़ा टफ टास्क रहता है। और चूँकि मैं तो हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ और हिस्ट्री पहले हिस्ट्री नवोदय में पढ़ाया मैंने प्रवक्ता के रूप में पीजीटी में, और अब तो हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर। तो हिस्ट्री को चूँकि शॉर्ट में बनाना बड़ा एक टफ काम होता है, लेकिन जो घटना चक्र का ये जीएस दृष्टि का वन लाइनर है, ये जीएस दृष्टि के रूप में एक अच्छा प्रस्तुति है जो कि शॉर्ट टर्म है। तो हम इन क्वेश्चंस को भली भांति गहन अध्ययन कर लेंगे और समझ लेंगे कौन से क्वेश्चन किस पर डिपेंड करते हैं, किस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं। और आप ये जानते हैं कि भले ही वो कुछ भी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, यूपी एमपी राजस्थान, टीजीटी पीजीटी नेट, लेखपाल, जोगपाल, शीशपाल, दरोगा, जितनी भर्ती सब में वन लाइनर हिस्ट्री की अपनी भूमिका है। तो आइए स्पीड से हम लोग इस सीरीज को प्रारंभ करें। इसमें सिर्फ आज हम लोग प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर लें, ताकि जितने भी पेपर हैं वो आप आसानी से यहाँ से क्रॉस कर। चलिए, तो इतिहास को हम लोग जानते हैं कि अतीत के तथ्यों से वर्तमान के प्रकाश में वर्तमान को समझने की कला इतिहास है। हालांकि परिभाषा पर नहीं जाएंगे, सीधे हम आते हैं। इतिहास आपका दो तरह से होता है, एक होता है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल एज, एक आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जब हम बात कर रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल की, तो इसका मतलब क्या होता है? लिखित साक्ष्यों का अभाव था, हमारे पास केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, कोई लिखित एविडेंस नहीं है हमारे पास। जैसे पाषाणकालीन काल जो था, जो आपका पाषाणकालीन सभ्यता, उसमें चूंकि हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिले हैं उन्हीं के आधार से इसको हम जानते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो हमारा है आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ सके हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भरता रहती है ज़्यादा, आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट आज तक अभी हम पढ़ नहीं पाए हैं। फिर ऐतिहासिक काल, जिसमें रिटन भी है और आर्कियोलॉजिकल भी है, लिखित साक्ष्यों की प्रचुरता भी है, वो पढ़े भी जा चुके हैं, और आर्कियोलॉजिकल साइट भी उपलब्ध है। जो हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक काल है आपका, लगभग हम मानते हैं उसको 600 BC से प्रारंभ मानते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मानते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अब हम लोग। तो जो पुरापाषाण काल है उसकी विशेषताएं देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। तो आइए देखते हैं। पुरापाषाण काल में जो भारत में था, तो पुरापाषाण काल में शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। जो मनुष्य था उसने, उसका बेसिक मोटो क्या था? शिकारी, शिकार करना और भोजन इकट्ठा करना। देखिएगा, याद कर। पशुपालन मेन पेशा था इनका। कृषि एवं अग्नि के ज्ञान का अभाव था। ऐसा माना जाता है कि इस काल के व्यक्ति को एग्रीकल्चर और आग के बारे में जानकारी नहीं थी। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आ सकता है और आया है नेट पीजीटी JRF समय पीसीएस में, कि इस काल से संबंध जो प्रथम हस्तकुठार कहाँ मिलता है? 1863 में पल्लवरम मद्रास में रॉबर्ट बूसफूड को प्राप्त हुआ। रट लीजिए, सबसे पहला जो पुरापाषाण काल का हस्तकुठार कहाँ से प्राप्त हुआ? 1863 में खोजा गया था। कहाँ से? पल्लवरम मद्रास में। और किसे प्राप्त हुआ? रॉबर्ट बूसफूड को प्राप्त हुआ। और उसके बाद इसी पुरापाषाण काल को फिर हमने बांटा 3 भागों में, पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो जो पूर्व पुरापाषाण काल है इसकी विशेषताएं क्या? हस्तकुठार, खंदक, बिदरणी थी। मध्य पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित आ गए, और उच्च पुरापाषाण काल में आपको दक्षिणी एवं खुरचीनी। चलिए, हालांकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं फिर से टिक कर दे रहा हूँ, आप ये देख लीजिए। 1863 रॉबर्ट बूसफूड, पल्लवरम मद्रास। चलिए, मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें, तो जो मध्य पाषाण काल है, इस कालखंड में व्यक्ति क्या हो गया? शिकारी, खास अभी था, लेकिन इसके जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, पशुपालन का जो प्राचीनतम आपको साक्ष्य आपको मिलेगा वो कहाँ से मिल रहा है? देख लीजिए। तो बागोर एक स्थान पड़ता है राजस्थान में, और आदमगढ़ MP। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रूफ आपको कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ MP, बागोर राजस्थान। बागोर वाला क्वेश्चन बहुत बार आया कि बागोर कहाँ पर है? तो राजस्थान पर है। और अस्त निर्मित उपकरण, जो हड्डियों से प्राप्त उपकरण कहाँ मिले? सरायनाहार और मधदा, ये दोनों यूपी में है, सरायनाहार और मधदा।
नवपाषाण काल बहुत महत्वपूर्ण है, जो एक क्रांति मानी जाती है वो यहीं से मानी जाती है। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ कि सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन प्रारंभ हुआ। आग का प्रयोग महत्वपूर्ण उपलब्धि। आज तक तीन ही क्रांतियां दुनिया मानी जाती हैं, एक खाद्यान्न और आग का प्रयोग, दूसरा पहिए चाक और तीसरा जो संचार क्रांति। तो नवपाषाण काल एक तरह से क्रांति हुई जिसमें खाद्यान्नों का, फूड ग्रेन्स का उत्पादन संभव हुआ और आग का प्रयोग प्रारंभ हो गया। तो इसके जो साक्ष्य हैं, जो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य अगर कहीं से मिला है दुनिया में, तो सबसे पहला जो भारत का प्राचीनतम साक्ष्य, वो क्वेश्चन बार बार आता है, लोहरादेव संत कबीर नगर यूपी में पड़ता है। तो आपसे पूछेंगे द ओल्डेस्ट प्रूफ ऑफ राइस, तो चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य वो लोहरादेव यूपी संत कबीर नगर भारत से प्राप्त हुआ है। और जो गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, वीट का ओल्डेस्ट प्रूफ कहाँ से मिला, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से। मेहरगढ़ एक स्थान है बलूचिस्तान में, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से गेहूं का साक्ष्य मिला, वीट का। और गुफरकाल एक स्थान है कश्मीर में, भारत में है, वो कश्मीर में है, उसमें एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री बोथ, कृषि और पशुपालन दोनों के साथ कहाँ से मिले, गुफरकाल से। रट लीजिए, लोहरादेव संत कबीर नगर यूपी चावल बहुत महत्वपूर्ण, मेहरगढ़ पाकिस्तान गेहूं वीट के लिए, और गुफरकाल कृषि और पशुपालन दोनों के लिए। बुरझोम भी एक कश्मीर में स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक साथ गर्तावास और मानव कंकाल और कुत्ते का कंकाल एक साथ मिला है, ह्यूमन डेड बॉडीज एंड डॉग्स, मानव कंकाल और कुत्ते का कंकाल और गर्तवास। राख के टीले कहाँ से मिले हैं, तो साउथ इंडिया में संगन कल्लू, पिकली हल और उतनूर से। राख के टीले बेसिकली एक बड़ी मात्रा में मिले हैं साउथ इंडिया से, संगन कुल्लू और पिकली और उतनूर से। रट लीजिएगा, ये सभी जो पीरियड थे नवपाषाण काल की बात हमने की। अब आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो प्रूफ आपके लिए क्वेश्चन से मिलते हैं। दमदमा क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे आया हुआ क्वेश्चन है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो दमदमा से। रट लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है। आदमगढ़ मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन। मेहरगढ़ बहुत महत्वपूर्ण, फिर से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, फिक्स लाइफ, एक तरह से परमानेंट सेटल लाइफ के एग्जाम कहाँ से मिलता है, तो आप करेंगे मेहरगढ़। और पाषाण संस्कृत से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष कंटिन्यू कहाँ से मिले, मेहरगढ़ से मिले हैं। हथनौरा, ये क्वेश्चंस आया हुआ है उत्तराखंड पीसेस में, बिहार में, यूपी सब जगह, कि भारत में मानव का सर्वप्रथम प्रूफ कहाँ से मिलता है, सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो हथनौरा, ये होशंगाबाद नर्मदापुरम एमपी में पड़ता है। हथनौरा एमपी में है, नर्मदा घाटी में है। तो मानव का जो प्रथम साक्ष्य मिलता है भारत में, वो कहाँ से, हथनौरा से। भीमबेटका से ओल्डेस्ट पेंटिंग, प्रागैतिहासिक जो चित्रकला के साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले हैं, भीमबेटका, आप जानते हैं एमपी में पड़ती है भीमबेटका गुफाएं, है ना, रायगढ़ रायसेन डिस्ट्रिक्ट के पास। बुरझोम की खोज किसने की थी, तो डी टेरा व पीटरसन के द्वारा। मध्य पाषाण काल भारत में अस्थिपंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य यहां से मिलता है। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं हम लोग। हड्डी निर्मित मार्त देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है, तो जो हड्डी निर्मित मार्त देवी की प्रतिमा है वो लोहंदा नाला बेलन घाटी से, कहां से, लोहंदा नाला बेलन घाटी से मिली है। बृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान से। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय नेशनल ह्यूमन म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, एमपी पीसेस में आया है, उत्तराखंड राजस्थान सब जगह, तो उसका आंसर करेंगे भोपाल। क्या करेंगे, भोपाल। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त हुए 1861 में। रट लीजिए, इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे के हु वाज द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे, अलेक्जेंडर कनिंघम, एंड दिस वाज द फर्स्ट सर्वेयर आल्सो। तो भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, और यही भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व के सर्वेक्षक भी नियुक्त हुए, सर्वेयर भी यही थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 रट लीजिएगा। 1863 में क्या हुआ, पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। 1901 फिर महत्वपूर्ण है, लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर दिया गया और उसका नाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे नाम दिया गया, तथा जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। जॉन मार्शल को इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे का फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनाया गया, किसे, जॉन मार्शल को। ठीक। मध्य पाषाणकालीन मानव पेट भरने के लिए मछली का भी शिकार करते थे।
मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार और सूक्ष्म पाषाण औजार थे, याद रखेंगे इस बात को भी अलग से। और महत्वपूर्ण फैक्ट देखें, मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृत भी कहा जाता है, क्योंकि फलकों की अधिकता के कारण। और एक महत्वपूर्ण टिक जिस पर मैं करता आ रहा हूं, तो आपको एकदम भयंकर रटना ही रटना है। 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए। 14th मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुए? डेड बॉडीज लंगनाज, गुजरात से। लंगनाज। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी हुई 1867 to 68। बहुत महत्वपूर्ण फिट किया मैंने। और रेड टिक मतलब खतरे का निशान, यानी कि एग्जाम में ये अगर आपने छोड़ा तो आपके लिए खतरे की घंटी बज सकती है, इसलिए रटते रहिए। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान लोहरादेव, जो कि यूपी के संत कबीर नगर जिले में है। चावल का समय निर्धारित किया गया क्या? 9000 BC से 7000 BC। सोचिए कि लोहरादेव से 9000 ईसा पूर्व के समय का चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ, राइस का। भारतीय उपमहाद्वीप में गेहूं का साक्ष्य जो है वो 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ से, यानी कि सबसे पहले धान का साक्ष्य मिला है, फिर गेहूं, वीट का। लोहरादेव के बाद चावल का साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीन भारतीय नौपाषाणिक साइट कौन सा है? तो वो कोल्डिवा है। चावल की भूसी मिली है, ये भी महत्वपूर्ण है। मक्का का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ मैक्सिको से। गुफर काल का अर्थ होता है कुणाल, अर्थात कुम्हार की गुफा। गुफर काल, कुम्हार की गुफा, रट लीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप में आप जानते हैं कि लोहरादेव जो यूपी में है, संत कबीरनगर जिले में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है 9000 BC to 7000 BC। इसी तरह मेहरगढ़ जो पाकिस्तान बलूचिस्तान में है, यहाँ से गेहूं का ओल्डेस्ट प्रूफ प्राप्त हुआ है 7000 BC का, है ना। इस प्रकार चावल या कृषि का जो ओल्डेस्ट प्रूफ है वो कहां से मिलेगा? लोहरादेव, संत कबीरनगर, यूपी, रट लीजिए। अगला, अब हम लोग बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति, जिसमें मतलब तांबे यानी कॉपर और स्टोन यानी पत्थर दोनों का प्रयोग हुआ। तांबे एवं पत्थर के प्रयोग की अवस्था ताम्र पाषाणिक है, आपकी कैलकोलिथिक जो कहते हैं। क्वेश्चन आता कि मानव द्वारा प्रयुक्त किया प्रथम धातु क्या है? देखिए मैंने रट कर दिया और आपके लिए खतरनाक हो गया। कॉपर, जो तांबा है, यूज्ड बाय द फर्स्ट मेटल ऑफ ह्यूमन, दैट इज कॉपर। मानवों द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु कौन सी है? तांबा। अब ताम्र पाषाणिक जो प्लेस हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में दो जगह से, एक तो बनास घाटी में स्थित है, बनास रिवर है, वहां पर चंबल की सहायक नदी है, तो इसीलिए इसका नाम हमने किया है बनास संस्कृति, बनास कल्चर, राजस्थान में, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में। और इसके जो मेजर साइट्स हैं, आहाड़ मिला है, क्वेश्चन आता है, रट लीजिए आहाड़, ये बनास संस्कृति का प्रसिद्ध केंद्र है। और इसका नाम ताम्रवती, बड़ी मात्रा में तांबे की माइंस होने की वजह से, तांबा प्राप्त होने के कारण से आहाड़ को ताम्रवती या तामावती कहा गया है। तो क्वेश्चन आएगा ताम्रवती किसे कहते हैं? तो आप कर पाएंगे आहाड़ को कहते हैं। बागोर राजस्थान, बालाथल उजियाना चार दीवारी घर और एक गिलुंद है, वहां पर चार दीवारी घर का साक्ष्य मिला है, मिट्टी की इमारत का साक्ष्य मिला है, कहीं कहीं पकी ईंटों का भी प्रयोग है, तांबे के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, रट लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें वेस्टर्न एमपी, पश्चिमी एमपी की बात करें तो पश्चिमी एमपी में मालवा, आप जानते हैं मालवा है ना, पठार, तो मालवा में चरखे और तकलियों के साथ मिले। कायथा पूछा जाता है, कायथा, यहाँ की बस्तियां किलेबंद है और तांबे के 28 कंगनों के साथ मिले कायथा से। एरण, किलेबंद बस्तियों, एरण भी एमपी में है। नौदा टोली, क्वेश्चन बनता है, कहाँ है? खरगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन किसने करवाया? क्वेश्चन आ चुका है। तो नौदा टोली का जो उत्खनन है वो SD सांकलिया द्वारा करवाया गया। चौकोर एवं वृत्ताकार घरों के साक्ष्य मिले यहाँ से। चलिए अब बात करते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र की। तो वेस्टर्न महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण साइट्स हैं, दो साइट्स हैं आपकी, एक अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, एक पुणे नगर डिस्ट्रिक्ट। तो अहमदनगर जिला और पुणे जिला, इन दोनों जिलों के सभी ताम्र पाषाणिक पुरास्थल जोरवे कल्चर के लिए आते हैं। तो जोरवे संस्कृति बेसिकली कहाँ थी? महाराष्ट्र में। आहाड़ संस्कृति राजस्थान में, तो जोरवे कल्चर कहाँ था? महाराष्ट्र में। अब अहमदनगर जिला में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद, नेवासा पर्सन का प्रूफ मिला है और दैमाबाद अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा कौन सा है? दैमाबाद है, याद रखें इस बात को। और पुणे में प्रकाश, नासिक, इनाम गांव, चंदौली, सोनगांव। इनाम गांव इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर 5 कमरों वाला मकान मिला है, किलेबंद एवं खाई से घिरी हुई बस्ती और मराठी देवी की प्रतिमा। पूर्वी भारत में जो ईस्टर्न इंडिया में है, चिरांद, पांडु राजहाट और महिसादल, ये वेस्ट बंगाल में भी है।
अन्य स्थल बिहार में सोनवार, सोनपुर, ताराडी, पूर्वी यूपी में खराडी और नरहन। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अब बात करते हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर लेते हैं। इसका नाम बेसिकली 3 तरह लिया जाता है। एक तो सिंध सभ्यता इसको बोलते हैं, एक सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं और एक हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिंधु नदियों के आसपास जो भी सिंध की नदी है उसी की सहायक नदियों पर इस पर सर्वाधिक इसके स्थान मिले हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं बिकॉज द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले 1921 में हड़प्पा का एग्जीबिशन किया गया, सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। चलिए अब भी कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट। फिगट महोदय कहते हैं कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां थी। कौन कहता है? फिगट महोदय। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया। रट लीजिए, पूछ सकते हैं आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? तो जॉन मार्शल ने दिया। जो इसकी सर्वाधिक मान्य तिथि कौन सी है? वो 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 23rd BC टू 1700 BC सबसे ज़्यादा मानी जाती है। ये रेडियो कार्बन C14 द्वारा निर्धारित है और 2300 BC टू 1900 BC इस सभ्यता के विकास की पराकाष्ठा थी। सैंधव सभ्यता आपकी मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। विस्तार अगर हम बात करें तो देख लीजिए जो क्वेश्चंस बनते हैं, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? विस्तृत आकार, इसका त्रिभुजाकार था। आकार कैसा था? त्रिभुजाकार, ट्रायंगल शेप में थी। अब इसके नॉर्दर्न पॉइंट जो था मांडा जम्मू कश्मीर में है, ये अखनूर एक स्थान है वहीं पर पड़ता है मांडा। उत्तरी स्थान ये मांडा कहाँ पर पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका कश्मीर में। कश्मीर में चिनाब रिवर, कौन सी रिवर है यहाँ पर? चिनाब नदी है यहाँ पर। और ये JNK में है, जम्मू में अखनूर के पास। सुतका केंडोर पश्चिम वेस्टर्न पॉइंट जो है आपका सुतका केंडोर बलूचिस्तान, दास्क रिवर पाकिस्तान, दास्क रिवर में है ये। और पूर्वी यूपी में आलमगीरपुर मेरठ यूपी हिंडन रिवर पे। और साउथर्न है दयाबाद महाराष्ट्र प्रवरा रिवर। तो मांडा उत्तर, दयाबाद दक्षिण, सुतका केंडोर पश्चिम और आलमगीरपुर। मांडा कहाँ? जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर में, आलमगीरपुर मेरठ हिंडन यूपी गाजियाबाद, सुतका केंडोर दास्क रिवर बलूचिस्तान पाकिस्तान, दयाबाद महाराष्ट्र प्रवरा रिवर। अब जो इसके साइड कहाँ से मिले पाकिस्तान में, कौन कौन से? बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध। भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र से। स्थान जिनके खोज करता है कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। हड़प्पा दयाराम साहनी, मोहनजोदाड़ो राखलदास बनर्जी, चन्नूदाड़ो NG मजूमदार, लोथल SR राव, कालीबंगा अमलानंद घोष, बनावली RS बिस्ट, धौलावीरा JP जोशी, जगपत जोशी, रोपड़ BB लाल, सुतका केंडोर RL स्टाइन। यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ें कहाँ से क्या मिली वो देख लीजिए। हड़प्पा से क्या क्या मिला है? तो हड़प्पा से शंख का बना हुआ बैल मिला है, उर्वरता की देवी का चित्र बना है, ईंटों से वृत्ताकार चबूतरे, समाधि R37 बहुत पूछते रख लीजिए। कब्रिस्तान एक तरह से ये है। R37 कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा से। गेहूं तथा जौ के दानों का अवशेष मिला है, पीतल का बना हुआ इक्का है, बर्तन पर बने मछुआरे और 2 टीलों के साथ है यहाँ पर, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। जो पूर्वी टीला है वो नगर टीला, पश्चिमी टीला कौन सा? 2 टीला। स्थिति कहाँ है इसकी? वर्तमान में ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान में रावी नदी के बाएं तट पर है। कहाँ पर है? रावी नदी के बाएं तट पर है, पाकिस्तान में है। पहले मांटगोमरी जिले में था, अभी ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। चलिए अब बात कर लेते हैं मोहनजोदाड़ो की। तो मोहनजोदाड़ो जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, सिंध प्रांत में पाकिस्तान में है। हड़प्पा पंजाब प्रांत में है, मोहनजोदाड़ो जो है सिंध प्रांत में पाकिस्तान के है। और सिंधी लैंग्वेज में इसका अर्थ था मृतकों का टीला, डेड एंड्स एक तरह से। तो यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या मिली है? बृहद स्नानागार। बार बार पूछते हैं आपसे ग्रेट बाथ कहाँ से मिला है? तो ग्रेट बाथ का एग्जाम्पल आप क्या कर पाएंगे? मोहनजोदाड़ो से मिला है। सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण, किसने कहा था? जॉन मार्शल ने बृहद स्नानागार को आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। अभिलेखयुक्त सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं? सर्वाधिक मोहरें भी मोहनजोदाड़ो से मिली है। विशाल अन्नागार ग्रेनरी हाउस एक तरह से। और जो महत्वपूर्ण है नृत्य नारी की कांस्य मूर्ति, बहुत पूछते हैं। नरसी मूर्ति जो मिली है कांस्य ब्रॉन्ज की, वो कहाँ से? यहीं से मिली है, मोहनजोदाड़ो से। पुजारी योगी की मूर्ति यहीं से मिली है। मुद्रा पर अंकित पशुपतनाथ शिव की मूर्ति यहीं पर मिली है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सीपे की बनी हुई पटरी, घोड़े के दांत यानी कि घोड़े के भी साथ यहाँ से मिले। गीली मिट्टी का कपड़ा मिला है। गीली मिट्टी पर कपड़ा एक तरह से है ना, गीली मिट्टी पर कपड़ा का, तो कपड़े का क्लॉथ भी पूछते हैं।
तो कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला? मोहनजोदाड़ो से। सूती कपड़ा बहुत महत्वपूर्ण, कॉटन के प्रूफ यहाँ से मिले हैं। हाथी कपालखंड मिला है। और एक कहाँ स्थित है? तो लड़काना जिला सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में है, सिंध नदी पर। मोहनजोदाड़ो सिंध नदी पर, लड़काना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान पे। अब बात करते हैं लोथल की। तो लोथल जो है आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, गुजरात में है। विशेषताएं क्या है इसकी? पश्चिम एशिया के व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह। लोथल से डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा बंदरगाह का प्रूफ कहाँ से मिलता है? लोथल से, रट लीजिएगा। जहाजों गोदी डॉकयार्ड पूछा गया। प्राप्त साक्ष्य क्या है? फारस की मुद्रा सील, विदेशी मुद्रा मिली है यहाँ पर, फॉरेन करेंसी इससे प्राप्त होता कि हड़प्पा सभ्यता के लोग विदेशों में व्यापार करते थे। पक्के रंग के पात्र। और सबसे महत्वपूर्ण जो पूछते हैं आपका, चावल, धान, राइस, बाजरे के साथ यहाँ से मिले हैं। फारस की मोहर है, घोड़े की लगमर मूर्ति है, और 3 युगल समाधियाँ, ज्वाइंट एक तरह से जो आपका है समाधि, वो यहाँ से मिली है। स्थित कहाँ है? अहमदाबाद जिला में है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। कौन सी रिवर है यहाँ पर? भोगवा नदी। कौन सी नदी है? भोगवा। किस नदी पर है ये? भोगवा नदी में है। अगला बात कर लेते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग चन्नू दड़ो की। तो चन्नू दड़ो बेसिकली यहाँ से क्या मिला है? मनका बनाने का कारखाना। बहुत पूछा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बनता है कि मनके का कारखाना कहाँ से मिला है? चन्नू दड़ो से। भट्टी है, अलंकृत हाथी है, खिलौना है, लिपस्टिक का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। वक्राकार ईंटें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का 5 चिन्ह। अब बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ब्लैक बेंजल्स। तो यहाँ से ईंटें, कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें, कच्ची ईंटें भवन निर्माण प्रयोग की गई हैं, पक्की ईंटें नालियों, स्नानागारों में प्रयोग की गई। सबसे महत्वपूर्ण जो है, जूते हुए खेत और भूकंप दोनों का साक्ष्य कहाँ से मिला? हो कालीबंगा से। कालीबंगा से क्या? बहुत फील्ड, खेत। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना हुआ आयताकार गर्त। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं का साक्ष्य मिला है, वो भी कालीबंगा। 7 अग्निकुंड। सेलखड़ी की मिट्टी की मोहरें, मृदभान टुकड़े, मैंने बताया पहले कहाँ पर है? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। धौलावीरा बहुत महत्वपूर्ण साइट है, आयताकार नगर था ये। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये नगर 3 भागों में बटा था, बाकी सभी नगर 2 भागों में विभाजित थे। धौलावीरा आपका 3 भागों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, किला, मध्य और निचला नगर। सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ से जो आपसे पूछते हैं, ग्रेटर वाटर आपका जो है ड्रेनेज सिस्टम सबसे अच्छा कहाँ का था? तो धौलावीरा का। विशाल जलाशय और उन्नत जल प्रबंधन के साथ कहाँ से मिले? धौलावीरा से। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से मिला है? तो वो भी धौलावीरा से। और एक कहाँ पर है? कच्छ के रण, गुजरात में स्थित था। कहाँ पर? गुजरात में स्थित था। अगला बात करते हैं सुरकोदरा, ये भी गुजरात का है। तो सुरकोदरा खास क्या बात है कि कब्रिस्तान से कलश समाधान और घोड़े की हड्डियां मिली। यहाँ से पूछते हैं आपसे कि घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली? सुरकोदरा से। कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में ये भी स्थित है। फिर दैमाबाद की अगर बात कर लें तो महाराष्ट्र में है। सबसे अंतिम पॉइंट माना जाता है अभी तक की खोज के अनुसार। तो सैंधव सभ्यता का सबसे साउथर्न पॉइंट है ये, सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता है। क्योंकि अभी इतनी खोज हुई है, आगे जब खोज होगी तो इसके साथ और भी मिलेंगे। रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे की आकृतियां, सैंधव लिपि की मोहर, मृदभान, तस्तरी, प्याले कहाँ पर है? तो दैमाबाद अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में है। और प्रवरा नदी कौन सी? प्रवरा नदी के बाएं तट पर है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। अगला बनावली की अगर बात कर लें तो बनावली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा में है। और विशेषता क्या है कि सैंधव संस्कृत के तीनों, प्री इंडस, इंडस और लेटर इंडस, प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव, तीनों काल के साथ कहाँ से मिलते हैं? बनावली से। नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती थी सड़कें, है ना, स्टार टाइप में सड़कें। लाजमद एवं कर्नेलियन मनके मिले हैं। मनके का हल की आकृति बहुत महत्वपूर्ण है। पूछते हैं आपसे कि हल, आप जानते हैं ना हल की आकृति कहाँ से मिले हैं? तो बनावली से। तांबे का बाड़ागर, मोहरे बटखरे, स्थिति फतेहाबाद जिला हरियाणा, है ना। शॉर्ट तरीके से बेहतरीन पढ़ सकते हैं आप इसको। अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितनी बार हो इसको रिवाइज करते रहिए। और आप ब्रह्मास्त्र सीरीज भी सुनते रहिए, और भी चीज़ें हम यहाँ पर देते रहेंगे आपको। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। रोपड़ ये पंजाब में है, जिसका आधुनिक नाम रूपनगर है। रोपड़ पंजाब में पड़ता है। महत्वपूर्ण प्रूफ क्या मिले यहाँ से? सैलखड़ी की एक मोहर मिली है, चर्ट के बटखरे मिले हैं, तांबे की वाड़ा, कुल्हाड़ी, मृदभान, छुरा। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़ से।
मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य रोपड़ पंजाब में है। सतलज नदी पर है रोपड़, पंजाब भारत में। इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं इस सभ्यता के। तो बालाकोट है जो पाकिस्तान में था, जब ये आपने सुना था बालाकोट कश्मीर और पाकिस्तान एयर स्ट्राइक हुई थी, तो बालाकोट शिप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। मांडा कांस निर्मित पेचदार पिन मिली है। नौसारो स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण, नौसारे से रट लीजिए। रंगपुर धान की भूसी बहुत महत्वपूर्ण है। लोथल वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट हैं। कालीबंगा से ताम्र मूर्ति मिली है। हड़प्पा से एक स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की आकृति है। तो हुलास पूछा है, ये क्वेश्चन अभी आया था। तो हुलास आपका सैंधो लिपि ठप्पा मिला है। सुत्का के इंडोर मिट्टी की मूर्तियों के अवशेष। मोहनजोदड़ो से संयुक्त पशु मूर्ति मिली है जिसमें शरीर भेड़ का है और मस्तक सूंडदार हाथी का। और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देख लें तो कपास की खेती प्रारंभ करने का सर्वप्रथम सैंधो निवासियों को, इसलिए सिंडन सबसे पहले जो कपास की खेती है उसका प्रूफ कहाँ से मिलता है तो आप बता पाएंगे, इंडस वैली से मिलता है, रट लीजिए। सैंधो सभ्यता में क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया था क्योंकि सिक्कों का प्रचलन नहीं था, बार्टर सिस्टम लागू था। यहाँ पर वस्तु विनिमय था, गेहूं के बदले धान, धान के बदले मक्का, इससे चूंकि उस वक्त सिक्के जो कॉइन्स का प्रचलन नहीं था। सैंधो सभ्यता के बाट मुख्यतः घनाकार थे। कैसे थे? मुख्यतः घनाकार। मेलुआ की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई है। धात मूर्तियां लुप्त मोमिया मूर्त शीत दृष्टि बनाई जाती थी। सर्वाधिक मृण मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई। सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी की बनी हुई है। जिस पर मैं रेड टिक करता जा रहा हूं वो अपने लिए आप रेड मान के चलिए। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का है तथा उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। इस काल का प्रमुख खेल क्या था? पासा। अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त क्या क्या पशु योगी और पशुपति की जो मोहर है उस पर पूछते हैं किन किन जानवरों के चिन्ह है, बहुत पूछा गया है। तो कुल 5 प्रकार के 6 पशु कौन कौन से? गैंडा, भैंसा, बाघ, हाथी और हिरन। बाएं गैंडा और भैंसा है, दाएं बाघ और हाथी और नीचे हिरन। सैंधो सभ्यता के जो विशिष्ट तथ्य हैं इसमें क्या थे? लोहे का ज्ञान नहीं था, यानी कि इस इंडस वैली में लोहे का ज्ञान का अभाव था, महत्वपूर्ण है। आयरन की जानकारी इनको थी नहीं। स्वर्ण, चांदी, तांबा, कांसे की जानकारी थी। हाथ से चालित चाकू का प्रयोग था। मूर्ति पूजा का प्रचलन था। शेर के अवशेष नहीं मिले अभी तक, ऐसा माना जाता है। घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं परंतु चित्र का अभाव है। चलिए अब दूसरा पॉइंट आते हैं हम लोग, वैदिक काल, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक काल को देख लेते हैं हम लोग पहले। तो वैदिक काल वेद से निर्मित है। वैदिक वेद से निर्मित है। किससे? वेद से। और वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज। वैदिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक एज एंड लेटर उत्तर वैदिक। तो लेटर वैदिक, तो ऋग्वैदिक एज जो है 1500 बीसी से 1000 बीसी, 1500 बीसी टू 1000 बीसी का जो समय है वो ऋग्वैदिक एरा का है। और लेटर वैदिक जो है आपका 1000 बीसी टू 6000 बीसी। बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पहले। सोच के देखिए भारत कितना प्राचीनतम है। फर्स्ट एडी में कहीं ईसा मसीह का जन्म होता और उसके पहले कम से कम 5000 साल, 7000, 9000 साल पहले लोहरादेव में चावल पैदा हो रहा है, 10,000 साल पहले। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सिंधु घाटी सभ्यता, सभी सभ्यताएं, चीन हो, हम्बुराबी हो, मिस्र हो, सब समाप्त हो गए, लेकिन भारत की सभ्यता आज भी उसी रूप में जीवंत और जीवायमान है। काशी दुनिया का सबसे प्राचीनतम शहर जो आज भी जीवित है, भगवान शिव के त्रिशूल पर वरुणा, अस्सी और गंगा पर टिका हुआ है। सारे मिट गए जहां से, लेकिन हिंदुस्तान अभी भी जीवित और जीवित रहेगा। ये हमारी अपनी कंपोजाइट संस्कृति का और अपने संस्कारों का नियम है। चलिए खैर, अब आर्यों के मूल निवास स्थान पर इतिहासकार मतभेद है। देखिए क्या मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र से ही आर्य आए थे, LD कल्ला साहब कहते हैं। ब्रह्मर्षि देश कौन कहते हैं? पंडित गंगानाथ झा ने क्या कहा है? ये कहाँ से आए थे? ब्रह्मर्षि देश से आए थे। सब सैंधव प्रदेश ही इनका मूल प्रदेश था, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास कहते हैं। देविका प्रदेश मुल्तान, DS त्रिवेदी कहते हैं। दक्षिणी रूस से आए गार्डन चाइल्ड कहते हैं। मध्य एशिया से आए कौन कहते हैं? मैक्स मूलर कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से आए थे कौन कहते हैं? पंडित बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। तिब्बत से आए थे कौन कहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं। और जर्मन से हार्ट एवं पेनका, हंगरी से गाइल्स, और जिस पर मैंने टिक किया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट, जर्मनी से हार्ट एवं पेनका, हंगरी कहते हैं, हंगरी से कौन कहते हैं? गाइल्स आए हुए हैं। हालांकि अब जैसे जैसे खोज होती है और संभवतः हम धीरे धीरे मान पाएंगे कि आर्य मूलतः कहीं ना कहीं भारत में भी रहे होंगे। अभी और खोज होगी तब इसकी और स्पष्टता, लेकिन एग्जाम के हिसाब से आपको इतना ही करना है। 2020
5 दिसंबर 2020 को मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो इंटरव्यू था लोक सेवा आयोग बोर्ड उत्तर प्रदेश में, प्रभात कुमार सर के बोर्ड में, तो मैंने मुझसे उन्होंने पूछा कि आर्य कहाँ के निवासी थे, तो मैंने इस बात को सिद्ध किया कि आर्य भारत के निवासी थे। मैंने स्वयं इसका उत्तर क्या दिया, भारत ही दिया, और फाइनली मैं सिलेक्टेड भी हूँ। तो अभी इस पर कभी चर्चा हम लोग डीप कर लेंगे आगे। तो वैदिक साहित्य को हम देखिए किसमें बांटते हैं। तो पहले 4 वेद हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और जो 4 भाग हैं संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। पहले वेद, फिर संहिता, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, क्रम से याद रखिएगा। ऋग्वेद की अगर बात करें तो वैदिक साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद। वैदिक साहित्य का पूरी दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ आपका यही है ऋग्वेद। स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन है। कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,552 या 580 ऋचाएँ हैं, 1028 सूक्त हैं। 11 सूत्र किसमें है, साकल्य में, और 11 सूत्र बालाखिल में। साकल्य में कितने, 1017। उल्लेख गोत्र शूद्र वर्ण का सबसे पहला उल्लेख इसी मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी मिलता है। इस रचनाकार कौन है, विश्वामित्र हैं, और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल से लिया गया है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। लोहे का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। 9 मंडल पूरी तरह से सोमदेव को समर्पित है, जिसके सभी 114 सूक्त सोमदेव को समर्पित हैं। पुरोहित होता था। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं इसके, ऐत्रेय और कौशिक हैं। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, जहां पर कहा गया है कि आज ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। गायत्री मंत्र 3 मंडल में, याद रखेंगे इस बात को। सामवेद की बात करें तो साम का अर्थ होता है संगीत या गान या गाने के लिए वेद है। तो गायन विद्या का, नृत्य विद्या का जो प्राचीनतम वेद है सामवेद है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह यहाँ पर किया गया है। मंत्रों गाने वाला पुरोहित उद्गाता, यानी कि सामवेद का पाठ कौन करेगा, उद्गाता। कुल 1875 ऋचाएं, प्रमुख शाखाएं इसकी कौथुमी, रामायणी और जैमिनी है। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं इसके, तांड्य और पंचविश। कौन कौन से, तांड्य और पंचविश। चलिए अगला बात कर लेते हैं। यजुर्वेद की अगर बात करें तो इसमें बेसिकली स्रोत एवं कर्मकांड का वर्णन है। गद्य एवं पद्य दोनों में क्वेश्चन आता है कि गद्य एवं पद्य दोनों में कौन सा वेद लिखा गया है, तो यजुर्वेद। वैसे भी मैंने बता दिया आपको, जिस पर मैं रेट्रिक करता जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2 शाखाएं इसकी हैं। कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य में है, और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, याद रखेंगे। अंतिम भाग इसका ईसा उपनिषद है, आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित। ब्राह्मण ग्रंथ इसके शतपथ व तैत्रीय है। इसको गाने वाला कौन था, अथर्वव्यू। कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित अथर्वव्यू। लास्ट वेद जो मानते हैं अथर्ववेद, 20 कांड है इसमें, 731 सूक्त हैं, 5,987 मंत्रों का संग्रह है, और 5,987 मंत्रों से 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए। और इसको गाने वाला कौन हुआ, इसको पढ़ने वाला कौन हुआ, ब्रह्मा। कौन हुआ, ब्रह्मा। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित ब्रह्मा। 2 शाखाएं मिलती हैं इसकी, पिपनाद और शौनक। उल्लेख मगध तथा अंक का दूरस्थ प्रदेश। सभा और समिति का उल्लेख है, जो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहलाती थी। ब्राह्मण ग्रंथ इसका एकमात्र है गोपथ। कौन सा है, गोपथ, एकमात्र ब्राह्मण है अथर्ववेद का। चलिए शतपथ ब्राह्मण की बात कर लें। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, बहुत महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। सर्वाधिक एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत यहीं से मिलता है। जल प्लावन यानी कि मनुष्य कहानी यही मिलती है। पुरोरा और वर्षी का आख्यान इसी ब्राह्मण में मिलता है। पुरुष में यज्ञ का वर्णन मिलता है। पत्नी को पथ की अर्धांगिनी कहा गया है। कुरु और पांचाल वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कौन कौन, कुरु और पांचाल। राष्ट्रयुग यानी कि ये सभी शतपथ ब्राह्मण में बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ अगर हम शब्दों की बात कर लेते हैं तो उनका अर्थ क्या था। कृष्ण अयस का मतलब क्या था, लोहा। कुशीत का मतलब ऋण, कुशीदिन ऋणदाता। तक्षण पूछा गया है बढ़ई। वेकनाट सूदखोर। अरित पतवार। स्पर्श या स्पर्श गुप्तचर को कहा गया। क्या कहा गया, गुप्तचर को। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रमुख जो दशराज युद्ध हुआ था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। दशराज युद्ध का, दशराग युद्ध का ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य की भागीदारी थी। एक तरफ आर्य, एक तरफ अनार्य नहीं थे, दोनों तरफ आर्य और अनार्य थे। कहाँ लड़ा गया युद्ध पूछते हैं आपसे, तो पुरुषणी रावी नदी के तट पर। दशराज युद्ध कहाँ पर हुआ, पुरुषणी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। भरतों के राजा सुदास, त्रिस्तु राजवंश बनाम 10 राजाओं का संघ। एक तरफ भरत और एक तरफ 10 राजा थे। तो भरत किस वंश से थे, त्रिस्तु राजवंश। तो भरतों राजा कौन थे, सुदास। और दूसरी तरफ 10 राजा कौन कौन थे,
पंचजन थे, 5 लघु जनजातियों में अनिल, पक्त, भलानस, शिव, विषाण, और अंतिम रूप से कौन विजयी हुआ? भरत राजवंश यानी सुदास विजयी हुए। और भरतों के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ, याद रखेंगे इस बात को। और उधर कौन थे? विश्वामित्र। सुदास अंतिम से विजयी हुए, पुरोहित कौन थे? इसके वशिष्ठ थे। और इस प्रकार 10 राज्य युद्ध का विजेता भरत यानी कि राणा सुदास थे। युद्ध कहाँ लगा गया था? पुरुषनी राजनीतिक तर्क पर। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी? अगर रिवर की बात कर लें तो जो सरस्वती थी वो सबसे पवित्र नदी है ऋग्वेद में। इसका नाम नदी तमा, देवी तमा, माते तमा भी कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लिखित नदी कौन है? सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है, जबकि सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती है। सिंधु नदी के अन्य नाम जो दिए गए हैं, हिरण्यनी, क्योंकि इसका आर्थिक महत्व बहुत था। परावत, अरब सागर बोलते थे। सिंधु नदी के गिरने का स्थान कौन सा है? परावत, जिसे अरब सागर कहते हैं। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आप में आते ही आते हैं। उपनिषद क्या दर्शन पर आधारित होते हैं? इसका शाब्दिक अर्थ होता है उप माने पास, निषद माने बैठना, यानी ज्ञान प्राप्ति हेतु शिष्य का गुरु के समीप बैठना, इसे कहते हैं उपनिषद। तो किस उपनिषद में किसका उल्लेख है? श्वेतासर उपनिषद में मोक्ष का पहला उल्लेख मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख है। बार बार पूछा जाता है याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद कहाँ है? तो बृहदारण्यक उपनिषद, इसी में याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा था कि अधिक बहस मत करो नहीं तो तुम्हारा सर तोड़ दिया जाएगा, जो कि महिलाओं पर हावी होने को दिखाता है। छांदोग्य उपनिषद ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। और इसी में सत्यकाम, जाबाली की कथा बहुत महत्वपूर्ण। जाबालोपनिषद में पहली बार 4 आश्रमों का उल्लेख है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। अगला मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद में यम नचिकेता प्रसंग है, यम नचिकेता का प्रसंग है कठोपनिषद में। और जो महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं, ग्रामणी जो शब्द थे उस पर गांव का मुखिया था। विस्पति विश्व का प्रमुख था। उपाध्याय जीविकोपार्जन हेतु वेद पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय बोलते थे। सभा कुलीन या वृद्धों की संस्था थी। समिति में सर्वसाधारण मतलब आम पब्लिक की सभा थी। ग्रामीण आर्यों की मूल संस्कृति थी। अस्म चक्र, हेठ की चरखी, व्यापार अदल बदल प्राणी पर आधारित थी। एक राट सर्वोच्च शासक, एक राट मतलब सर्वोच्च शासक, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। परीक्षित को मृत्युलोक के देवता कहा गया है। त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम और पुरुषार्थ 4 थे हमारे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अब प्रमुख ऋग्वैदिक देवताओं की अगर हम बात करें तो 3 तरह के देवता होते थे, पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष। तो पहले हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो पृथ्वी के देवता हैं, पृथ्वी, सोम, अग्नि, बृहस्पति। तो तीसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं ऋग्वेद में सोमदेव। और सोमदेव के लिए नवा मंडल पूरी तरह सोमदेव के लिए है, यानी कि जो ऋग्वेद का नवा मंडल है उसमें सारे सूक्त सोमदेव को समर्पित है। अग्नि दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। सबसे पहले देवता थे इंद्र, उसके बाद अग्नि, फिर सोम। तो अग्निदेव जो हैं वो दूसरे महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं और इन पर 200 सूक्त हैं। कितने सूक्त लिखे गए इनके ऊपर? 200। आकाश के देवता विष्णु, सूर्य, मित्र, वरुण, पूषण, अश्विन। और वरुण को समुद्र का देवता माना गया है, ऋत का नियामक माना गया है, नैतिक व्यवस्था के प्रधान ऋतस्य गोपा कहा गया है। ये क्वेश्चन आता है नैतिक नियमों के संरक्षक कौन थे? तो वरुण देव। पूषण देव की बात करते हैं तो वनस्पतियों औषधियों के देवता थे। इनके रथ को बकरे खींचते थे, किसके? पूषण देव के। अंतरिक्ष की बात कर लें तो जो अंतरिक्ष की देवता हैं वो पर्जन्य है, वात हैं, वायु हैं, आपह है, इंद्र और रुद्र। इंद्र वैदिक काल में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण देवता हैं वो इंद्र माने गए वैदिक काल में। इनको पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर मीन्स किलों को तोड़ने वाले, विश्व के स्वामी। ऋग्वेद के 250 सूक्त समर्पित हैं। आर्यों के युद्ध के नेता हैं, वर्षा के देवता हैं, ऋतु एवं झंझावात के देवता भी यही है। तो सर्वाधिक सूक्त किस पर हैं? इंद्र पर हैं। कितने? 250 आपसे पूछेंगे। अब जो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, किसमें? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया ऋग्वेद के कि विराट पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रियों की, जंघा से वैश्य की और शूद्रों की पैरों से। जो पंचजन्य माने जाते हैं अनु, द्रुह, पुरु, यदु, तुर्वस। अनु, द्रुह, पुरु, यदु, तुर्वस, ये पंचजन थे, 5 कबीले एक तरह से। उसके बाद वेद त्रयी किसे कहते हैं? तो वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वेद त्रयी जब बोलेंगे तो इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं होता है, 3 वेद शामिल होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और संहिता की जब बात करेंगे तो संहिता में 4 वेद शामिल होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
वेदांग हमारे कितने हैं? 6 होते हैं। क्वेश्चन अभी आया है, बहुत महत्वपूर्ण। वेदांग 6 कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वेदांग 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष रट लीजिए, कभी भी आपसे पूछेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है यहाँ पर, रटते रहिए, आपका सिलेक्शन चुटकियों में हो जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा आप कब क्या हो गए। अब जो ऋग्वैदिक कालीन रिवर थी उनके वर्तमान नाम देख लेते हैं क्या क्या है। तो अस्किनी, उसका वर्तमान नाम चिनाब है। विपाशा व्यास, पुरुषिणी रावी, वितस्ता झेलम, सदानीरा गंडक, शत्रुधि सतलज, द्रष्टि घग्गर। ऋग्वेद के जो रचयिता थे, प्रथम मंडल किसने लिखा? मधुछद्दा मेघातीत ने। द्वितीय मंडल ग्रसदम ऋषि ने। तृतीय मंडल विश्वामित्र, है ना। तृतीय मंडल किसका है? विश्वामित्र ऋषि के लिए। इसी में गायत्री मंत्र लिया गया है और गायत्री मंत्र के रचयिता ही विश्वामित्र है। चतुर्थ मंडल वामदेव को समर्पित है। पंचम अत्रि, षष्ठम भारद्वाज, सप्तम मंडल वशिष्ठ ऋषि ने लिखा है। अष्टम मंडल जो कंड एवं अंगिरस, इसी में शकुंतला वाला प्रसंग है अष्टम मंडल में। नवम मंडल सोम देवता व अन्य ऋषियों के लिए। दसम बिम्दा, इंद्र, सची व अन्य के लिए है। चलिए अब बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जैन धर्म पर आते हैं। तो जैन धर्म की अगर बात करें परिचय, तो संस्कृत के जिन शब्द से बना है जैन, जिन से बना है जैन, जिन का अर्थ होता है विजेता। संस्थापक इसके तीर्थकर, संस्थापक को तीर्थकर कहते हैं, महात्मा को निर्ग्रंथ। और प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। कुल मिला के जैन धर्म में 24 तीर्थकर माने जाते हैं। जो प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभ देव। और इसके 23वें तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, जबकि वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को। तो फाउंडर करेंगे तो ऋषभ देव, बट रियल फाउंडर महावीर स्वामी। तो इसके ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर थे, जबकि 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ है। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र। इनका जन्म कहाँ हुआ? बनारस में हुआ। और इनके अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने वाला कहा गया। चातुर्याम क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य सदैव सच बोलना, अहिंसा हिंसा से परहेज करना, अस्तेय चोरी नहीं करना, अपरिग्रह अधिक संपत्ति संग्रह नहीं करना। चलिए और इसी में बात करते हैं हम लोग। तो अब बात कर लेते हैं महावीर स्वामी की, जो इस धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। महावीर स्वामी का जो जन्म माना जाता है, पूछे आपसे कब से, बहुत बार पूछा गया है। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 BC, 599 BC माना जाता है। कब माना जाता है? 599 ईसा पूर्व, 599 BC। इनका जन्म स्थान क्या है? कुंडग्राम, कुंडलपुर, वैशाली। इनका जन्म कहाँ हुआ? वैशाली में, कुंडग्राम, कुंडलपुर में। पिता इनके थे सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। पूछा जाता है किस संघ के थे, तो ज्ञात्रक क्षत्रियों के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला या विदेह दत्ता। त्रिशला इनके माता का नाम था, जो वैशाली की लक्ष्मी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, जो कि कुंडजन गोत्र की कन्या थी। पुत्री का नाम अड़ोज्या प्रियदर्शना, दामाद इनका जामाली। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म महावीर स्वामी, जबकि जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभ देव करेंगे। ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहते थे। कहाँ पर भी ज्ञान की प्राप्ति इनको? जम्बिक ग्राम के समीप ऋज्यपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। कहाँ पर भी? जम्बिक ग्राम के समीप ऋज्यपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? साल। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इनको महावीर कहा गया। इनके नए नाम पड़ गए केवलन, अर्थ, जिन तथा निर्गंथ। प्रथम शिष्य इनका अपना दामाद यानी जामाली था। जो चातुर्याम था उसमें ब्रह्माचर्य जोड़ दिया और इसीलिए पंचयाम कहलाता है। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और 5वां ब्रह्माचर्य को इन्होंने जोड़ा। अनेकांतवाद, साधवाद का सिद्धांत किया, जिसमें साथ है ना कि है नहीं है किंतु है नहीं कहा जा सकता, वो अनेकांतवाद या साधवाद का प्रतिपादन किया। पुनर्जन्म तथा कर्मवाद में विश्वास करते थे। इनकी मृत्यु कब हुई? 527 ईसा पूर्व में राजगीर के निकट पावापुरी पटना के पास। 527 BC, 527 BC में इनकी डेथ हुई। 599 में इनका बर्थ हुआ था, याद रखेंगे इस बात को। अब बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म की अगर बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ देखिए बना हुआ है, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अन्य नाम इनका महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध है। माता का नाम महामाया, कोली वंश की राजकुमारी थी महामाया। हालांकि जन्म के तुरंत बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था, तो उनका पालन पोषण की मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। लालन पालन की मौसी गौतमी प्रजापति ने किया। पिता का नाम था इनका शुद्धोधन, शाक्य कुल के राजा थे शुद्धोधन, शाक्य कुल में। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ। विवाह इनका 16 वर्ष की आयु में हो गया था और पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्र का नाम राहुल। गृह त्याग
29 वर्ष की अवस्था में जो गृह त्याग किया, क्या किया, गृह त्याग, और ज्ञान प्राप्ति हुई इनको 35 वर्ष की आयु में भी, और अन्य नाम इनके महात्मा बुद्ध दिया गौतम भी थे सिद्धार्थ के। गृह त्याग को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। धर्मचक्र प्रवर्तन, जब पहला उपदेश दिया, कहाँ पर दिया पहला उपदेश, 5 ब्राह्मणों को सारनाथ ऋषप्रतन मृगदाओं में महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश महाधर्मचक्र प्रवर्तन, कहाँ पर दिया, सारनाथ, बनारस यूपी में। और वहीं की अशोक की लाट आज हमारे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। जो इनको दान में मिले बिहार, बिम्बिसार ने बेलुवन बिहार दिया, प्रसेनजीत ने पुब्बाराम बिहार दिया, लिच्छवी ने कुटाग्रशाला, और अनाथ पिंडक ने इनको जेतवन बिहार दिया था। और महत्वपूर्ण जो इनके तथ्य हैं वो देख लीजिए, महात्मा बुद्ध के परीक्षा उपयोगी इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। कौन, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये कहते हैं संसार दुख में है। सर्वाधिक प्रचार उन्होंने कहाँ किया, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में किया, सबसे ज्यादा वहीं रहे श्रावस्ती में, 21 वर्षावास व्यतीत किए। रट लीजिए, बहुत पूछा गया है। महापरिनिर्वाण, अंतिम समय इनका कहाँ इनका निर्माण हुआ, तो कुशीनगर या कुशीनारा में 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में शरीर त्याग दिया। 483 ईसा पूर्व में ऐसा माना जाता है कि चुंद नामक सुनार के घर में मृगदाव या अधिक खीर खाने के कारण से इनका कुछ ज्वर हुआ या पेट पीड़ित हुआ, और अंततः कुशीनगर में कुशीनारा में 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई उन्होंने, वैशाली में। अंतिम वर्षा वैशाली में। पावा में चुंद ने सूकर माधव खिलाया, है ना। और कुशीनगर में जब मरने से पहले अंतिम उपदेश किसे दिया, सुभद्र को। बहुत क्वेश्चन आया हुआ है कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया, सुभद्र को दिया। अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया कि अगर व्यक्ति को सही से चलना और निर्वाण प्राप्त करनी है तो अष्टांगिक मार्ग में 3 प्रज्ञाशील समाधि। प्रज्ञा में क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प। शील में सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम। और समाधि सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो इस तरह इस मार्ग पर चलकर आप महापरिनिर्वाण तक पहुंच सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं बौद्ध धर्म के वो देखिए, बुद्ध के वैरागी होने के लिए उत्तरदायी 4 दृश्य हैं। बुद्ध, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी। आप मानते हैं ना कि बुद्ध को बाहर जाने से मना कर दिया था, गौतम बुद्ध बोले कि नहीं मैं नगर घूमना है, तो राजा ने सना एक उनके साथी साथ भेजा और पूरे महल को सजवाया और नगरों को इत्र सेंट की। कोई भी व्यक्ति निकले, लेकिन फिर भी उनको एक वृद्ध व्यक्ति मिला रास्ते में जो टेढ़ा होकर चल रहा था, बीमार बुखार से, और इस तरह सन्यासी को देखकर उनके में वैराग्य आ गया था। गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम मुलाकात किससे हुई, सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कालम, कहाँ मिले, वैशाली में। आलार कालम किस दर्शन के, सांख्य। और राजगृह के निकट रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात, यानी आलार कालम और रुद्रक रामपुत्र ने इनको ज्ञान दिया था, याद रखेंगे। ज्ञान प्राप्ति कब हुई, 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात्रि में पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में, जिसे संबोधि बोलते हैं। 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात्रि में पीपल वृक्ष के नीचे। याद रखिए, गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण तीनों बैसाख पूर्णिमा को हुई। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में बटे थे, कौन कौन से, भिक्षु, भिक्षुणी तथा उपासक, उपासिकाएं। एशिया के ज्योति पुंज के नाम से जानते हैं गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, एडविन अर्नाल्ड ने क्या लिखा, लाइट ऑफ एशिया। हीनयान शब्द बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग और महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। बुद्ध अपने मत को कहते थे मध्यम प्रतिपदा, मध्य मार्ग। तीर्थ कौन कौन से थे बुद्ध धर्म में, तीर्थ में बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। प्रतीक चिन्ह देखिए, जन्म, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, कमल एवं साण। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण का पद चिन्ह और मृत्यु का स्तूप। शिक्षा केंद्र बौद्ध धर्म के नालंदा कुमारगुप्त ने बनवाया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो कुमारगुप्त ने। बल्लभी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया, धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया, तो धर्मपाल ने। पाल शासक थे धर्मपाल, उन्होंने बनवाया। तीर्थ का त्रिपिटक, त्रिपिटक किस लैंग्वेज में है, पाली भाषा में है, पाली लैंग्वेज में है। और त्रिपिटक में कौन कौन से हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक क्या है, संघ संबंधी नियमों का संकलन है। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत है। विनय पिटक संघ संबंधी नियम है, सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत है। अगला देख लीजिए, चैत्य का मतलब होता है महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित रखने वाली समाधि। चैत्य एक तरह से पूजा स्थल। बिहार भिक्षुओं के आवास, और बिहार में बड़ी मात्रा में बिहार थे, इसलिए आज के जो बिहार है वो बिहार कहलाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म बड़ी मात्रा में भिक्षुओं का आवास थे वहाँ पर। स्तूप, मृतकों की चुनी हुई अस्थियों पर रखने का स्थान, जैसे सांची का स्तूप हो गया,
या सारनाथ का स्तूप, जहां पर अब बौद्ध धर्म की संगीतियां, 4 संगीति हुई, बहुत पूछते हैं आपसे, महत्वपूर्ण रट लीजिए। 4 संगीति मानी जाती, कौन कौन सी? पहली संगीति हुई 483 ईसा पूर्व में। प्रथम संगीति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में, राजगृह सप्तपर्णी गुफा, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, अजातशत्रु इसके शासक थे। दूसरी संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई, बालूकाराम बिहार में, अध्यक्ष सबकामी या सबकामी शासक कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगीत 247 या 251 ईसा पूर्व में कहीं कहीं माना जाता है, पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्य थे, शासक इसके अशोक थे। चतुर्थ जो संगीति हुई ईसा के फर्स्ट सेंचुरी में हुई, कुंडलवन कश्मीर में, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष, शासक कनिष्क। और महत्वपूर्ण इसलिए है ये क्योंकि यहीं पर आकर के बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान। चतुर्थ बौद्ध संगीत में ही बौद्ध धर्म डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, हीनयाना एंड महायाना। तो चौथी बौद्ध संगीत कुंडलवन कश्मीर में। बौद्ध धर्म में जो विभाजन हो गया देख लीजिए, एक पहला जो विभाजन हुआ था महासंघिक और सर्वस्ववादी परिवर्तन के पक्ष में थे, जबकि नेतृत्वकर्ता महाकश्यप थे इसके, जबकि स्थविर या थेरवादी परिवर्तन के विरोधी थे और महाकच्यान इसके नेतृत्वकर्ता थे। जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था, जो महत्वपूर्ण है। चतुर्थ बौद्ध संगीत में स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में डिवाइडेशन हो गए। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। विज्ञानवाद के प्रवर्तक, योगाचार के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ। भाई बुद्ध किसे कहते हैं? मैत्रेय। छड़ीवाद का सिद्धांत दिया बुद्ध ने। शैव धर्म की बात कर लें अगर, तो शिव के उपासक शैव कहलाते हैं। भारत का प्राचीनतम धर्म माना जाता है, चूंकि मोहनजोदाड़ो से भी भगवान पशुपति की मूर्ति मिलती है। ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र मिलता है। कुषाण शासकों में सिक्कों पर उत्कीर्ण आकृतियां शिव, वृषभ, त्रिशूल। उदयगिरी गुहालेख प्राचीनतम गुहालेख है। शैव गुफा का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन द्वारा उदयगिरी पहाड़ी पर। शिव मंदिर कहाँ कहाँ से हैं? देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर आप जानते हैं, ये कंदरिया महादेव खजुराहो में है। कंदरिया महादेव खजुराहो में चंदेल शासक इसके निर्माता, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कंदरिया महादेव खजुराहो चंदेल शासक निर्माता है। कैलाश मंदिर एलोरा राष्ट्रकूटों से निर्मित है। एलोरा राष्ट्रकूटों, कैलाश मंदिर कहाँ पर है? एलोरा में है, राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया, बहुत महत्वपूर्ण है। शैव संप्रदाय, वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय में देखिए महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? एक शैव है, एक पाशुपत है, कापालिक, कालामुख। पाशुपत संस्थापक कौन है? लकुलिस, बहुत पूछा गया है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस हैं, शिव के अवतार माने जाते हैं। कापालिक भैरव शिव के अनुसार ये सूरा का सेवन, मांस, मच्छर, हाथ, नरमुंड। कालामुख आपके अतिमार्गी माने जाते हैं, है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपके लिए। बात करें अगर भागवत धर्म की, तो इसके प्रवर्तक वृषनिवंशी कृष्ण माने जाते हैं। भागवत धर्म का वासुदेव की पूजा का उल्लेख किया है पाणिनि ने। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक कहाँ से मिला है? विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ। विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ रट लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये। हेलियोडोरस अपने आप को भागवत कहता था और वासुदेव को देवदेवस कहता है। अपोलोडोरस के सिक्कों पर सर्वप्रथम भागवत धर्म का चिन्ह मिलता है। मोरा या मथुरा पंचवीर पाषाण लेख है, मोरा से मिला हुआ है। उसमें 5 वीर कौन कौन से हैं? संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध को गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी में आए थे और उनका राज्य चिन्ह भी गरुड़ था। गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह क्या था? गरुड़। चतुर्व्यूह में कौन कौन 4 लोग आते हैं? संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। सांब इसमें नहीं आते हैं। संकर्षण बलराम, संकर्षण क्या थे? बलराम, कृष्ण के साथ जो बलराम। वासुदेव रोहिणी से उत्पन्न पुत्र थे। प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र थे। अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र थे। वासुदेव तो आप जानते ही है। अलवार संत बेसिकली दक्षिण भारत में थे। अलवार नैनार, अलवार बेसिकली वैष्णव धर्म के समर्थक थे। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? अलवारों ने किया। अंडाल इसमें एकमात्र महिला संत थी, साध्वी थी। अलवारों की संख्या कुल 12 थी। बहुत बार पूछा गया है, रेड मैं कर रहा हूँ तो आप समझ जाइए कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और नैनार जो थे वो शिव के अलवार हो गए वैष्णव के, नैनार शैव के प्रवर्तक पुत्र सठ थे। जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ अगुंतुर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और पाणिनि के अष्टाध्यायी महापरिनिर्वाण सूत्र से जानकारी मिलती है। बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य कौन से? शाक्य कपिलवस्तु, बलि, अलकंप, कालाम, केशुपुत्र, कोली के रामग्राम, मल्ल के पावा, ये बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य हैं। बुद्ध काल का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन है? वैशाली। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? सबसे पहला राजवंश कौन सा था? बृहदत्त वंश।
बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक कौन है? बिंबिसार। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त। रामायण कालीन कौशल राज की राजधानी अयोध्या। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास के प्रकार का था? अर्धचंद्राकार। आई हुए क्वेश्चंस जो हैं वो सब महत्वपूर्ण है, आपको रटना पूरा है, लेकिन जिस पर मैंने रेड टिक किया है वो आपको भूलना बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा 2 राजधानियों वाले महाजनपद कौन कौन से थे? कौशल की 2 राजधानी थी। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती है, दक्षिणी की राजधानी साकेत यानी अयोध्या। जिसे मल्ल की 2 राजधानियाँ थी, पावा और कुशीनगर। राजधानियाँ पावा और कुशीनगर। उसी कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। पांचाल, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्रा बरेली रामनगर के पास, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में आज है। अवंती, उत्तरी अवंत की राजधानी उज्जैनी, उज्जैन आप सब जानते हैं, और दक्षिणी अवंत की राजधानी महिष्मती थी। कौन थी? महिष्मती। सिक्कों की बात करें तो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को। भारत के प्राचीनतम सिक्के कब से मिलते हैं? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। जो ओल्डेस्ट कॉइन मिलते हैं 600 BC में मिलते हैं। मौर्य काल के मध्य से आपको, जिसे हम आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते हैं, ठप्पे डालकर बनते थे, छापा करके। आहत सिक्के या पंचमार्क कॉइन चांदी निर्मित होते थे, ठप्पे से निशान बनते थे। इसको याद रखेंगे इस बात को, है ना, पंचमार्क सिक्के नहीं बोलते थे। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। मगध साम्राज्य की बात करें तो मगध साम्राज्य में जो सबसे पहला राजवंश था वो हर्यक राजवंश। कौन था? हर्यक वंश था। इसका बिंबिसार इसका वास्तविक संस्थापक था, रियल फाउंडर ऑफ बिंबिसार। मगध डायनेस्टी का परिचय। बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रेणिक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? श्रेणिक कहा गया है। महावंश के अनुसार 15 वर्ष की आयु मगध पर बैठा। इसका विवाह चेटक लिच्छवी शासक की पुत्री चेलना के साथ विवाह हुआ। दूसरा विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से हुआ, और मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से भी इसका विवाह हुआ। ब्रह्मदत्त को परास्त कर अंग का विलय किया। इसका पुत्र था अजातशत्रु, जो बिंबिसार का पुत्र था। और अजातशत्रु का अन्य नाम क्या है? कुणिक पूछा गया है। ये कुणिक। प्रसेनजित की पुत्री वज्रा से विवाह हुआ, और प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन इसी समय हुआ। अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है? उदयन ने। जो पाटलिपुत्र आधुनिक पटना है उसकी संस्थापना, उसका फाउंडर कौन माना जाता है? उदयन। मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से स्थानांतरित कहाँ किया? पाटलिपुत्र में। किसने? उदयन ने। रट लीजिएगा। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आता है मगध में? शिशुनाग वंश। कौन आता है? शिशुनाग वंश, जिसका संस्थापक शिशुनाग है। महावंश का लक्ष्मी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न था। पुराण क्षत्रिय उत्पत्ति बताते हैं। अवंत की विजय की, मगध साम्राज्य की सीमा मालवा तक कर दी, वत्स पर अधिकार कर लिया। गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को दूसरी राजधानी बनाया। वैशाली को राजधानी किसने बनाया? शिशुनाग ने। शिशुनाग का पुत्र कौन सा था? कालाशोक। शिशुनाग का पुत्र, पुराणों में इसका नाम मिलता है काकवर्ण। राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक के समय भी। उसके बाद तीसरा वंश आता है नंद वंश। महत्वपूर्ण वंश है आपका कौन सा? नंद वंश। तो इसके संस्थापक थे महापद्मानंद। कौन थे संस्थापक इसके? महापद्मानंद। नंद वंश के फाउंडर कौन है? महापद्मानंद। अन्य नाम क्या है इसके? महाबोधि वंश में से उग्रसेन नाम दिया गया है। कलि का अंश माना गया है। सर्व क्षत्रांतक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया, और दूसरे परशुराम का अवतार यानी भार्गव कहा गया है। एक छत्र की उपाधि धारण की, शासन की स्थापना की। एक राट की उपाधि, कलिंग विजय की, जिसका स्रोत है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। कहाँ से मिल रहा है? खारवेल उड़ीसा से, तो वो भी इसका प्रूव करता है। इसके मित्र कौन थे? पाणिनि। घनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक कौन माना जाता है? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद है। इसे अग्रमीश कहते हैं। उग्रसेन का पुत्र, स्रोत यूनानी लेखक हैं। सिकंदर का समकालीन था। सेनापति का नाम भद्रसाल था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी हत्या की गई, किसी? घनानंद की। और जैन आमात सकटाल था। स्थूलभद्र इसके आमात थे। विदेशी आक्रमण की बात करें तो ईरानी सबसे पहले हुआ। तो ईरानी में सबसे पहले कौन आया? दारा प्रथम आया। और ईरानी में कौन आया? सिकंदर। ईरानी में दारा प्रथम। तो ईरानी आक्रमण का जो स्रोत है सबसे ज़्यादा, ईरानी आक्रमण का जो प्रूफ मिलता है वो बेहस्तून अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है? बेहस्तून अभिलेख पूछा गया है। दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख भी इसी मिलता है। हेरोडोटस का विवरण इसी मिलता। भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। ये स्रोत मिलता है कहाँ से? बेहस्तून अभिलेख से। महत्वपूर्ण तथ्य की अगर हम बात कर लें तो पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में जो पर्सियों से एक लिपि सीखी, कौन सी लिपि आई? खरोष्ठी लिपि। कौन सी? खरोष्ठी लिपि। अंतरजक्सीज किसका राज्यवैध था? टेशियस का। मैसिडोन के क्षत्रप फिलिप द्वितीय के पुत्र का नाम क्या था? सिकंदर, यानी सिकंदर के पिताजी का नाम क्या था? मैसिडोनिया का सिकंदर था। फिलिप सेकंड का पुत्र था सिकंदर। सीमांत गणराज्य अश्वक की राजधानी क्या थी? मसग। अश्वक की राजधानी मसग। पुरु, पोरस का राज्य कहाँ था? झेलम और चिनाब के बीच। झेलम और चिनाब के बीच पुरु की वीरता आप सब जानते हैं।
पोरस सिकंदर से परास्त हुआ था कहाँ पर? झेलम नदी के तट पर, जो बोलते हैं विशिष्टता का युद्ध पोरस। सिकंदर की बात करें तो घनानंद का समकालीन था, हकमानी साम्राज्य को ध्वस्त किया, निकैया बोकोफोला नगरों की स्थापना की सिकंदर ने, और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। कब? 323 BC। अब बात करते हैं चौथा जो मौर्य वंश आया, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य राजवंश का संस्थापक है। भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप में एकवद्र किया। नंदराज का पुत्र बसल तथा कुलहीन विशाखदत्त मुद्राराक्षस कहती है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाखदत्त ने लिखी मुद्राराक्षस। राजकुल से संबंधित बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश कहते हैं कि क्षत्रिय वंश से संबंधित था, जबकि बृहद कथा मंजरी और कथा सागर के अनुसार वो शूद्र उत्पत्ति वाला था। मयूर पोषकों के ग्राम की मुखिया की पुत्री का पुत्र था, ऐसा कहते हैं परिशिष्ट परवन हेमचंद, इसीलिए मौर्य लिखते थे, ऐसा माना जाता है। विदेशी स्रोत क्या क्या मिले हैं? विलियम जोन्स, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। इन्होंने सैंड्रोकैटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है, तो सैंड्रोकैटस से बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। विलियम जोन्स एरियन था, प्लूटार कहते हैं कि एंड्रोकैटस चंद्रगुप्त मौर्य था। जस्टिन ने उल्लेख किया है कि सैंड्रोकैटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख, ये क्वेश्चन आया कि किस इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है, तो जस्टिन ने किया है। दक्षिण भारत की विजय का श्रेय तमिल ग्रंथ ऐनानूर और पुरनानूर से सूचित होता है। ये दक्षिण भारत में विजय की किन ग्रंथों से मालूम चलता है? ऐनानूर और पुरनानूर से। सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को परास्त किया, ये बात सही है। और मृत्यु के समय इसकी साम्राज्य की सीमा कहाँ थी? उत्तर में हिमालय की श्रृंखला तक थी, पश्चिम में हिंदुकुश तक थी, पूर्व बंगाल खाड़ी और दक्षिण मैसूर तक। साम्राज्य विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले भारत से बड़ा। आज तक का जो सबसे बड़ा एम्पायर हुआ, जिसे जम्मू द्वीप कहते हैं, जो भारत का सबसे बड़ा विस्तार किया, वो मौर्यों ने किया। उतना बड़ा फिर ना तो अकबर कर पाया और ना ही ब्रिटिश साम्राज्य जो उनसे आगे निकले मौर्य, वो भी नहीं कर पाए। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका बेटा बिंदुसार बैठता है। यूनानी लेखक इसे अमित्रोकेडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? अमित्रोकेडीज या अमित्रोचेडीज भी कहते हैं यूनानी लेखक, जबकि जैन ग्रंथ इसे सिंहसेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंहसेन। तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए पुत्र अशोक को भेजा दिव्यावधान। बिंदुसार का नाम इसलिए पड़ा, ऐसा माना जाता है कि जो बिंदुसार का जब जन्म हुआ तो उसकी जो माता थी हिलना या कार्नेलिया, जो सिकंदर के साथ विवाह में, जब सिकंदर के सेनापति मेगास्थनीज से युद्ध हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हराया मेगास्थनीज को, तो मेगास्थनीज ने संधि के फलस्वरूप अपनी बेटी कार्नेलिया का विवाह किया। दिस वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए। तो और ऐसा माना जाता कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को हमेशा हल्का हल्का पॉइजन देता था ताकि उस पर जहर का असर ना हो। तो गर्भ के समय वो पॉइजन माँ के गर्भ में आ गया, और गर्भ में आने के कारण तय ये हुआ कि एक ही लोग बच सकते हैं। तब अर्थशास्त्र के अनुसार चाणक्य ने पहला सीजर बोर्न चाइल्ड कौन निकला? बिंदुसार। चूंकि जहर की एक बूंद उसके माथे पर आ गई, इसीलिए उसको बिंदुसार भी कहा गया। खैर, बाद में सुनाएंगे कभी पूरी कहानी। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस के राजदूत डायमोकस का आगमन किसी समय हुआ? बिंदुसार के समय कौन आया? डायमेकस आया। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस के राजदूत डायनोसिस का आगमन बिंदुसार के समय हुआ। सीरिया के शासक एंटियोकस ने 3 मांग की थी, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। तो 2 मांग स्वीकार की गई, 3 मांगी थी, तो उसने 2 मांग तो स्वीकार की, बट दार्शनिक वाली मांग स्वीकार नहीं की थी एंटियोकस ने। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में उपराजा कहाँ का था? अवंती उज्जैनी का। धम्म किसने प्रभावित किया? सम्राट अशोक ने। अशोक मगध का राजा कब बना? लगभग 273 BC में। अशोक का राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा वर्धन में। पुराणों में अशोक का नाम मिलता है अशोक वर्धन। बौद्ध धर्म की तीसरी संगीत आयोजित हुई किसके समय? सम्राट अशोक के शासनकाल में। निग्रोध द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख मिलता है दीपवंश और महावंश में। उपगुप्त द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख मिलता है दिव्यावधान में। अशोक दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे मौर्य साम्राज्य में, और अशोक ने 261 ईसा पूर्व में 261 BC में कलिंग युद्ध लड़ा था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा, जिसका उल्लेख 13वें शिलालेख कालसी शिलालेख देहरादून उत्तराखंड से मिलता है। जो अशोक का 13वां शिलालेख मिलता है कहाँ से? कालसी देहरादून से। उसमें अशोक द्वारा कलिंग युद्ध के विजय का उल्लेख मिलता है, और अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? 261 ईसा पूर्व अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। शिलालेख की बात कर रहे हैं तो अशोक के इसमें शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख मिले हैं। 14 विभिन्न शिलालेखों का एक समूह है।
8 स्थानों से प्राप्त हुआ। इसके अधिकांश प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। किस लैंग्वेज में? प्राकृत लैंग्वेज, स्क्रिप्ट क्या? ब्राह्मी। स्तंभ लेख भाभू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। स्वयं को मगध का सम्राट अशोक ने कहाँ कहा है? भाभू बैराट स्तंभ बैराट कहाँ है? जयपुर के पास गुहा लेक। अशोक के जो समकालीन एवं राजा हैं जिसका उल्लेख 13वां शिलालेख करता है, कौन सा शिलालेख? 13वां शिलालेख। कहाँ कहाँ के हैं राजा? देखिए, तुरमे टालमी सेकंड फिलाडेल्फस मिस्र का है, क्वेश्चन आया हुआ है। तुरमा या तुरमे टालेमी सेकंड फिलाडेल्फस, अलेक्जेंडर एपिरस। सीरिया का अंत्योक या एंटियोकस सेकंड, मैसिडोनिया का था मकदूनिया का अंतकिनी एंटिगोनस गोतानस, और साइरिन का कौन था? मग। कलिंग युद्ध की बात कर लेते हैं। देखो बताया मैंने आपको, कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में या अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना। विजेता अशोक था। उल्लेख 13वां शिलालेख मिलता है कालसी देहरादून से। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक के प्रांतों की राजधानी क्या क्या है? उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला है, उत्तरापथ तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में है। अवंतीपट उज्जैनी एमपी में है आज जो। कलिंग तोसाली उड़ीसा। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी कर्नाटक में है। प्राच्य पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र बिहार पटना के पास है। अशोककालीन प्राकृत भाषा में रचित ब्राह्मी लिपि में जो अभिलेख हैं, एक तो सौगेरा अभिलेख मिलता है, ताम्रपत्र गोरखपुर से है, सैगोरा गोरखपुर से अकाल के समय भी उल्लेख मिलता है इसका। महास्थान बोगारा बांग्लादेश में है। न्यायालय बात करें तो न्यायालय 2 तरह के थे, धर्मस्थी और कंटक शोधन पूछा गया है। तो धर्मस्थी दीवानी न्यायालय था, कंटक शोधन आपका फौजदारी न्यायालय था। गुप्तचर 2 तरह के होते, संस्था संचरा। संस्था जो एक स्थान पर रहते थे, संचरा जो घूम घूम कर खबरें लाते थे। तो गुप्तचर कौन? संस्था एक ही स्थान पर रहने वाले, और संचरा प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले। जो संचरा होते थे घूमने वाले, वो कभी सन्यासी के रूप में, कभी बेश्या के रूप में, कभी लिंगड़े के रूप में, कभी दिव्यांग के रूप में घूमते रहते थे। अब बात करते हैं मेगास्थनीज किसी समय आया था। तो आप सब जानते हैं मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और इसने इंडिका पुस्तक लिखी। इसने इंडिका में क्या लिखा है कि पाटलिपुत्र नगर प्रशासन 30 मेंबर वाली समितियों द्वारा, जिसमें 6 समितियों द्वारा चलता था। प्रत्येक समिति में 5 लोग थे। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। 6ठी समिति बिक्री कर वसूलना, करों की चोरी पर मजदूर मिलता था। नगर के पदाधिकारियों के नाम क्या हैं? नगर का अधिकारी कौन था? एसटी नोमोई। इसने कहा कि भारतीय समाज 7 विभागों में विभाजित था। कितने समाज में? 7 श्रेणियों में। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री, ये 7 श्रेणी थी भारत में। इसने दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है, दासता का उल्लेख नहीं कहता। ये कहता है दास प्रथा भारत में नहीं थी, दास प्रथा के प्रचलन का अभाव है, ये कहता है मेगास्थनीज। कोई व्यक्ति ना तो अपनी जात से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। हमारे यहाँ चूंकि दासों के साथ इतना बेहतर व्यवहार होता था कि मेगास्थनीज समझ नहीं पाया कि भारत में दासता है भी या नहीं है। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। बहुत पूछा गया है, क्या नाम था? इंडिका। अब बात कर लेते हैं चाणक्य की। तो चाणक्य की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु और मंत्री दोनों था। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? चाणक्य। ऋषि चाणक्य, इनके पिता का नाम क्या था? चाणक्य। कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त नाम की साम्यता भी चाणक्य से की जाती है, यानी कि चाणक्य के अन्य नाम क्या माने जाते हैं? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। पुराणों में इनका नाम मिलता है द्विजर्षभ। क्या मिलता है? द्विजर्षभ, श्रेष्ठ ब्राह्मण। कौन सी पुस्तक लिखी उन्होंने? अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्य ने की। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्य ने। शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। राज्य के साप्तांग सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। साप्तांग सिद्धांत कौन कौन से? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। बहुत महत्वपूर्ण चीजें बात कर रहे हैं आप यहाँ पर आज। अर्थशास्त्र में और भी जो बातें हैं उनकी बात कर लेते हैं। उससे पहले देखिए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर दिए हैं। सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाले विद्वान कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। बहुत बार पूछा गया है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। खोजा किसने था सबसे पहले? 1750 में टिफेन थैलर ने। सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को खोजने वाला विद्वान टिफेन थैलर। खोजा टिफेन थैलर ने, जबकि पढ़ा सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। अनुराधापुर कहाँ? श्रीलंका में। प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का एक साक्ष्य मिला है। अशोक का नाम कितने लोगों को मिलता है? 4 लोगों को मिलता है अशोक का नाम। मास्की, गुर्जरा, नैतुर एवं उदयगोलम। कहाँ कहाँ? मास्की, गुर्जरा, नैतुर, उदयगोलम में अशोक का नाम मिलता है। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निगरे राजदूत था। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में प्रमुख व्यक्ति उनके नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त एक ही नाम है।
चंद्रगुप्त को सेंडोकाइटस कहते थे, बिंदुसार को अमित्र घात कहते हैं, अमित्र चेटस, अशोक को प्रियदर्शी कहते हैं, याद रखेंगे, कभी गलत नहीं करना है। अन्य संबंधित पॉइंट से बात करें तो अर्थशास्त्र में पति द्वारा प्रत्यक्ष पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति है। बहुत समय तक पति के विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा ब्रात्य क्षत्रिय के अगर प्रवेश दिया गया, मनुस्मृति जब सुनेंगे। सारनाथ स्तंभ की अगर बात कर लें तो आप सब जानते हैं सारनाथ स्तंभ कहाँ है। तो सारनाथ स्तंभ की अगर हम बात कर रहे हैं आज, तो बनारस में है, जाइए निश्चित रूप घूम कर आइए। इस स्तंभ के शीर्ष भाग का सिंह चतुर्मुख कहा जाता है, 4 सिंह है उस पर माना जाता है। दिखाइए, आपको 3 ही पढ़ते हैं। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। यानी जो आज हमारा भारत सरकार प्रतीक चिन्ह क्या है, वो सारनाथ स्तंभ है, याद रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं योधे के सिंकों पर अंकन मिलता है किसका, कार्तिकेय। क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्तिकेय का अंकन किसके सिक्कों पर है। योधों के सिक्के। कार्तिकेय आप जानते हैं भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले करवाया था हिंदी वन राजाओं ने। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभिक कुषाण काल में। शीशे के सिक्के जारी किए स्टेडो सेकंड ने। संकर्षण एवं वासुदेव अंकित है किसके सिक्कों पर, अगाथोक्लिस के सिक्कों पर। रेड मैं जिस पर करता जा रहा हूँ, टिक मैं करता जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए, दिमाग पर बसाते जाइए। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, किसने किया, डेरियस प्रथम। अब बात करते हैं मौर्योत्तर काल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लें तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बहुत पूछा जाता है। गुजरात के गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ और पहली बार इसमें संस्कृत भाषा का अभिलेख है जूनागढ़। संस्कृत का जो लिखित अभिलेख मिलता है वो जूनागढ़ अभिलेख है। भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है। संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना है। सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित है इसमें, सुदर्शन झील के बांध का। कलिंग के शासक की बात करें अगर, तो कलिंग के शासक के जो संस्थापक माने जाते हैं वो महामेघवान। खारवेल इसका महानतम सम्राट था। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का ही उड़ीसा से मिला है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार खारवेल एक महानतम शासक था। पांड्य शासक से गधे से हल चलवाया किसने, खारवेल ने। पांड्य शासक से गधे से हल चलवाया। और जैन धर्म के प्रति इसका झुकाव था, गहरा झुकाव था, आप याद रखेंगे इस बात को। कुषाणों की अगर बात कर लें तो कुषाण चीन से आए थे। मध्य चीन में यूची खीची कबीले थे 5। तो कुजल किडफिरस ने केवल तांबे के सिक्के जारी किए, सिक्कों पर धर्मित उत्कीर्ण किए। उसके बाद बिम खिडफिरस जो भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाए किसने, बिम खिडफिरस ने। हु वाज द स्टार्टेड गोल्डन कॉइन्स फर्स्ट टाइम इन इंडिया, आंसर विल बी बिम खिडफिरस। भारत में सोने के सिक्के चलाने वाला पहला शासक बिम खिडफिरस। स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के, सिक्कों पर शिव त्रिशूल नंदी की आकृति। और कुषाणों का जो सबसे महानतम शासक था कनिष्क, जिसने एक अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की, इंटरनेशनल एम्पायर, भारत आधा चीन तिब्बत तक। उसके दरबार में नागार्जुन पार्श्वताचरक थे। सिक्कों पर बुद्ध का अंकन है। इसके आशी विद्वान बुस्मित्र, सारनाथ बौद्ध अभिलेख, राजकवि इसका अश्वघोष था। और शक संवत का प्रारंभ किसने किया, कनिष्क ने किया। 78 ईस्वी में शक संवत चलाया कनिष्क ने, जो आज भारत का जो नेशनल पंचांग है, नेशनल कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। और कनिष्क के समय ही कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत हुई, जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में, हीनयान और महायान में बढ़ गया था। अगर बात करें सातवाहन वंश की, तो सातवाहन वंश की वास्तविक राजधानी कहाँ थी, पैठान या प्रतिष्ठान में थी। आरंभिक राजधानी अमरावती। सातकर्णी प्रथम सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला सातवाहन का प्रथम राजा था। गौतमीपुत्र सातकर्णी विच्छिन्न होते हुए भी चातुर्वर्ण व्यवस्था को स्थापित किए, इसीलिए गौतमीपुत्र सातकर्णी को एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है। चूंकि वर्ण व्यवस्था का रक्षक था, नासिक अभिलेख में इसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया, वेदों का आश्रयता कहा गया। क्यों, क्योंकि इसने एक बार फिर से चातुर्वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापना की थी। गंधार शैली की बात करें तो गंधार शैली आप जानते हैं ना, भारत में जो मूर्तियों की स्टाइल है, गंधार आर्ट, मथुरा आर्ट, अमरावती आर्ट, 3 शैलियाँ मिलती हैं मूर्तियों की, गंधार आर्ट, मथुरा और अमरावती। गंधार, मथुरा, अमरावती। तो गंधार कनिष्क के समय विकास हुई। कनिष्क काल में भारतीय और यूनानी आकृति का मिश्रण है, इंडियन और ग्रीक, भारतीय यूनानी का मिश्रण गंधार शैली। इसका प्रमुख संरक्षक शक और कुषाण थे। मूर्तियां बनाने के लिए सदैव हरित हरिष्ट या शिष्ट चट्टान का प्रयोग किया गया। शुंग वंश की बात करें तो इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, तो शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर पुष्यमित्र शुंगा। भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण पाणिनि के अनुसार
किस गोत्र के थे ये, ऐसा माना जाता है, पाणिनि लिखा है, पाणिनि इनके पुरोहित थे। तो भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे, पुष्यमित्र शुंग या शुंग डायनेस्टी। पतंजलि इनके पुरोहित थे, किसके, पुष्यमित्र के पुरोहित। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं पुरोहित कौन थे पुष्यमित्र के, तो पतंजलि। अंतिम राजा देवभूत थे। अयोध्या लेख के अनुसार पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। अयोध्या का लेख शुंग वंश संबंधित है, जिसके हिसाब से उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, याद रखेंगे इस बात को। की बात करें अगर, तो गुप्त वंश की बात करते हैं, तो गुप्त वंश की जो स्थापना है, गुप्त वंश लगभग 275 में स्थापना हुई और 275 से 550 ईसा पूर्व तक चला। 275 से 550 ईस्वी, एडी आ गए, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब होता है एनो डोमिनी। तो जब हम लोग गुप्तों की बात कर रहे हैं तो एडी 275 टू 550 एडी, एडी याद रखना, एनो डोमिनी बीसी बिफोर क्राइस्ट। कुछ बच्चे एडी का मतलब आफ्टर डेथ करते हैं, वो गलत है। एनो डोमिनी इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद, वो जन्म के पहले, बीसी। तो संस्थापक इसके माने जाते हैं महाराज, या उन्हीं को महाराज गुप्त या श्रीगुप्त भी कहते हैं। संस्थापक कौन माने जाते हैं, महाराज श्रीगुप्त या महाराज गुप्त या श्रीगुप्त, लगभग 275 में। और जो इसका प्रथम शक्तिशाली शासक हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, इसका रियल फाउंडर एक तरह से है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 335 तक शासन किया। महाराजाधिराज की उपाधि और गुप्त संवत का प्रवर्तक किया चंद्रगुप्त प्रथम ने। उसके बाद समुद्रगुप्त आता है। समुद्रगुप्त, जिसे विंसेंट स्मिथ महोदय ने भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी। स्मिथ महोदय ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा। प्रयाग प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के समय हरिसेन द्वारा लिखी गई। हरिसेन के द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति का राइटर कौन है, हरिसेन। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है और इसमें समुद्रगुप्त की उपाधि मिली है पराक्रमक। क्या मिली है, पराक्रमांक। समकालीन नरेश कभी कोई पूछ लेते हैं आपसे, तो धनंजय कुशलपुर के राजा थे। नीलराज औमुक्त के राजा थे। उग्रसेन पालक विष्णुगोप कांची के राजा थे, पूछा गया है बार बार। विष्णुगोप कांची के शासक थे समुद्रगुप्त के समय। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो इनके नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री थे। उपाधियां विक्रमादित्य, सकारी, शक भी था, चूंकि शकों को हराया था तो इसीलिए सकार भी कहा गया है। महरौली लेक, महरौली दिल्ली के पास है। महरौली लेक विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई। वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है महरौली लेक। और चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का वर्णन है। चंद्र का समीकरण गुप्तवंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से भी किया जाता है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया। किसने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। किस शक शासक को हराया, तो किसको हराया, रुद्र सिंह थर्ड को। शकों को हराने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। बहुत बार क्वेश्चन आया कि सबसे पहले गुप्तों में चांदी के सिक्के किसने चलाए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। समकालीन चीनी यात्री फायान, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ही चीनी यात्री फायान भारत आया था, रट लीजिए। और चंद्रगुप्त द्वितीय के यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में या उनके दरबार में नवरत्न थे। चंद्रगुप्त कौन कौन से, महाकवि कालिदास, चिकित्सक धनवंतर, खगोल विज्ञानी बारामिहिर, कोषाकार अमर सिंह, वास्तुकार शंकु, ज्योतिषी छपड़क, व्याकरण वररुचि, जादूगर वेताल भट्ट और कूटनीतिक घटकपर। कालिदास, धनवंतरी, बारामिहिर, अमर सिंह, शंकु, छपड़क, वररुचि, वेताल भट्ट और घटकपर, ये नवरत्न थे, रट लीजिए, कभी पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त बैठता है, जिसकी उपाधि महेंद्रादित्य है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुवदेवी से उत्पन्न था। सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख किसके समय के मिले हैं, तो कुमारगुप्त के समय ही सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। धनदय, दामोदरपुर, बैग्राम से प्राप्त हैं। स्वर्ण, रजत तथा ताम्रमुद्राएं। विलसड़ अभिलेख जो है, विलसड़ अभिलेख, जिसमें गुप्तों की वंशावली कुमारगुप्त प्रथम तक दी हुई है। उसके बाद जो बैठता है स्कंदगुप्त बैठता है, जो गुप्तों का अंतिम महान राजा माना जाता है। उपाधि इसकी क्रमादित्य थी। स्वर्ण सिक्के चलाए। मुख भाग पर धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति। पृष्ठ भाग पद्मासन विराजमान लक्ष्मी। श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण थी। हुणों का पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय ही हुआ था। हुणों का पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ, स्कंदगुप्त विजयी हुआ। कुछ सिक्कों के ऊपर गरुड़ ध्वज तथा क्रमादित्य भी अंकित है। जो दूसरा हुण आक्रमण हुआ वो तोरमाड़ ने किया। भारत पर दूसरा हुण आक्रमण तोरमाड़ के समय हुआ। एरण 12 प्रतिमा पर खुदा हुआ लेख है। धन विष्णु तोरमाड़ का पुत्र था। मीर कुल तोरमाड़ का पुत्र उत्तराधिकारी था। प्राचीन भारत को हम लगभग 2 या 3 वीडियो में, अधिकतम 2 वीडियो या अधिकतम 3 वीडियो या प्रयास करेंगे 2 वीडियो में समाप्त कर दिया जाए इसको। और रट लीजिए आप इसको भयंकर तरीके से। और ये मैप में दिया हुआ है, चार्ट टाइप में दिया हुआ है और आसान है आपके लिए। और बार बार इसको रटेंगे तो आप धीरे से इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन है वो सब कर पाएंगे। अर्थव्यवस्था की बात करें गुप्तकालीन, तो जो
ताम्रलिप्ति बंदरगाह था प्रमुख, बंगाल का प्रमुख बंदरगाह, गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति। उत्तर भारतीय व्यापार का संचालन, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा से व्यवहार, भड़ोच गुजरात में। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह, पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार। श्रेणियां विशेष महत्व के संगठन थे, व्यापारियों द्वारा व्यापार के समुचित संचालन हेतु स्थापित श्रेणियां। एक ही संघ अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार था। सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों एवं कीमतों का निर्धारण। प्रत्येक श्रेणी का अपना प्रमुख था और अपने नियम भी बनाती थी स्वयं श्रेणियां। स्वर्ण मुद्रा का नाम क्या था? दीनार स्वर्ण मुद्रा थी। सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य। गुप्तकाल के समय भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि लीलावती की रचना की। आयुर्वेद शास्त्र धन्वंतरी उसके लेखक थे। चांदी के सिक्कों को बोलते थे रूपक, स्वर्ण के सिक्कों को दीनार, रूपक चांदी के सिक्के। एरण जो अभिलेख मिला है गुप्तकाल के समय, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से मिला? एरण अभिलेख से 510 ईस्वी में सेनापति गोबराज की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। भानुगुप्त का अभिलेख है, राजा भानुगुप्त गुप्तकाल के थे। एरण एमपी में मिला हुआ अभिलेख है, याद रखेंगे इस बात को। उद्रंग भूमिकर या भागकर, उद्रंग क्या था? भूमिकर या भागकर 1/6 लिया जाता था, भू राजस्व की दर थी उपज का। विदक भागम क्वेश्चन पूछा गया है, विदक भागम क्या था? प्राचीन भारत में जो सिंचाई कर उसे बोलते थे विदक भागम। उद्रंग भूमिकर भागकर था। कौशय रेशम का पर्याय था। संस्कृत गुप्तकालीन उच्च लोगों की भाषा थी। वारंगल लोहे के उपकरणों हेतु प्रसिद्ध। मत्स्यकटकम के लेखक कौन है? शूद्रक पूछा गया है, मत्स्यकटकम शूद्रक की रचना। शतरंज गुप्तकाल के दौरान महत्वपूर्ण खेल था, उद्भुत खेल था ये। प्रवरसेन प्रथम 275 से 335 ईस्वी वाकाटक वंश सम्राट की उपाधि 4 अश्वमेध किए प्रवरसेन ने। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? जो दर्शन हमारे मान न्याय के संस्थापक थे, गौतम। पूछा है अभी हाल ही में, न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम, अच्छपाद गौतम उन्हें कहते हैं। न्याय का शाब्दिक अर्थ है तर्क, निर्णय, 16 पदार्थों तत्वों का अस्तित्व। तर्क और निर्णय के लिए न्याय दर्शन गौतम का है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कपिल हैं। सांख्य आत्मा सिद्धांत क्या था इनका? आत्मा का आवागमन, अज्ञानता ही दुख कारण है। वेदांत दर्शन भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा। 3 आधार हैं वेदांत में, कौन कौन से? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। अब देखिए जो हमारे प्रमुख दर्शन है, पूछा जाता है संस्थापक आपसे, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? पतंजलि हैं। योग पतंजलि, अभी भी आप देखते हैं योग पतंजलि। वैशेषिक आपका कणाद। मीमांसा जैमिनी। वेदांत बदरायण। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य। द्वैतवाद मध्वाचार्य। नैव्य न्याय गंगेश उपाध्याय। चार्वाक दर्शन जड़वादी दर्शन है। चार्वाक दर्शन जड़वादी दर्शन ऐसा बताया गया है। और चार्वाक ही एक बार भौतिकवादी दर्शन था। देखिए गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? उल्लेख में मिलता है। गुर्जर पिथार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। हर्ष ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थानेश्वर से कन्नौज। हर्ष की राजधानी कन्नौज थी, बाद में मौखरी शासक राजधानी कन्नौज थी, रट लीजिएगा। एहोल प्रशस्ति किसकी है? पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्ष के मध्य युद्ध का वर्णन करती है एहोल प्रशस्ति। युद्ध नवाबी की तरफ लगा गया, इसमें हर्ष पराजित हुआ, यानी कि एहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के मध्य लड़े हुए युद्ध का वर्णन करती है, जिसमें हर्ष पराजित हुआ। ह्वेनसांग हर्ष के समय आता है चीन से। हर्ष के समय की सर्वप्रमुख घटना ह्वेनसांग का भारत पर आगमन। तो ह्वेनसांग किसी समय भारत आया, तो हर्ष के समय आप करेंगे। तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष की स्थापना की। और ह्वेनसांग का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सी यू की। फायान का फोकुकी था, ह्वेनसांग का सी यू की है। भीनमाल की यात्रा की, इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया। मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है और बनारसी रेशमी वस्त्रों के लिए, ऐसा ह्वेनसांग ने उल्लेख किया। 4 धाम जो हमारे माने जाते हैं, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम, जिसकी स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, द्वारका गुजरात में, पुरी उड़ीसा, रामेश्वरम तमिलनाडु में। इस बात को आप रट लीजिएगा, बिल्कुल महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपके लिए। और त्रिकोणीय संघर्ष किसके किसके बीच में पूछते हैं आपसे, तो त्रिकोणीय संघर्ष में 3 राजा लड़े, राष्ट्रकूट, पाल, प्रथियार। महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि इन तीनों का लक्ष्य था कि कन्नौज पर अधिकार किया जाए। कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, राष्ट्रकूट, पालों और प्रथियारों, और अंतिम रूप से गुर्जर प्रथियार जीते। जो 4 मठ स्थापित किए शंकराचार्य ने, ज्योतिर्मठ, जिसे पहले जोशीमठ नाम था, उसका नाम ज्योतिर्मठ कर दिया है सरकार ने बदल के। उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए। पश्चिम में द्वारका गुजरात, पूर्व में पुरी उड़ीसा, दक्षिण में श्रृंगेरी कर्नाटक। हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष में प्रयाग के संगम क्षेत्र में आयोजित समारोह था महामोच परिषद। महामोच परिषद के 6वें समारोह में प्रयाग में उपस्थित था ह्वेनसांग। ऐसा लिखा है
कि प्रयाग महासंगम में हर्ष अपने वस्त्र तक को दान कर देता था। प्राचीन कालीन चीनी लेखकों द्वारा भारत को नाम दिया था। पूछा है यंतु थियंतु, क्या कहते थे चीनी भारत को, यंतु या थियंतु। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम, लेकिन नष्ट किसने किया? बख्तियार खिलजी। प्राचीन भारत के जो स्थापत्य कला के प्रमुख मंदिर अगर हम देख लें तो खजुराहो के मंदिर एमपी के छतरपुर जिले में स्थित है, चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित किए गए हैं 950 से 1050 के मध्य। चंदेला राजा आप जानते हैं ना, अलाउद्दीन वाले वीर राजा थे चंदेल शासक, उन्हीं के समय। कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम मंदिर है, खजुराहो के मंदिरों में सर्वोत्तम मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है। मंदिरों की निर्माण शैली इसकी नागर है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसके अलावा और जो अन्य मंदिर है, 64 योगिनी, ब्रह्मा, दूलादेव, जिन्नाथ का मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर जैन मंदिर है। 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख है, जिसमें वैष्णव, शाक्त, शैव, जैन धर्म सभी मंदिर हैं। और मातंगेश्वर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। मातंगेश्वर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। कंदरिया महादेव सर्वोत्तम मंदिर है। इस तरह एक पार्ट हमने आज प्राचीन भारत का समाप्त किया। अगला पार्ट भी आपको जल्द ही मिलेगा। रटते रहिए, पढ़ते रहिए, एग्जाम तक आपको प्राचीन भारत से क्वेश्चन गलत नहीं करना है यहाँ से। और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।